आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस फ्री इनिशिएटिव में, जिसमें पूरा यूपीएससी का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो आप शुरुआत से देखिएगा, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा अगर आप बिगिनर है तो। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर है तो डायरेक्टली इस वाले में अगर आप आ गए हैं तो आप शुरुआत से देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आज जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन कहा था कि आज हम लोग मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीलिम्स का एक दो दिन बात करेंगे, एक दो टॉपिक करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो मेंस का आज हम करेंगे, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे वो है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हैज़ ऑफन बीन एट्रीब्यूटेड टू औरंगजेब्स पॉलिसीज, टू व्हाट एक्सटेंट इज दिस असेसमेंट जस्टिफाइड, एग्जामिन अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एम्पायर्स डिसइंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद एनालाइज द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर and the emergence of successor states in India. Discuss the causes of the downfall of the Mughal Empire in India. Of all the battles fought by British in India, the Battle of Buxar paved the way for expansion and consolidation of British Empire in India. Examine और discuss the significance of Battle of Buxar. ठीक, तो ये हम देखेंगे। Battle of Buxar भी दे सकते हैं या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी दे दिया जा सकता है। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ तक हम लोगों ने करा है, वही तक के है। ठीक है, तो मुगल एम्पायर के डाउनफॉल में एक बड़ा रोल जो प्ले किया था वो है जागीरदारी क्राइसिस। ठीक है, औरंगजेब के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग पहले एक बार जागीरदारी क्राइसिस देख लेंगे, उसके बाद हम लोग ये 5 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है, क्या करना है, एक बार जागीरदारी क्राइसिस को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले जागीरदारी क्राइसिस। ठीक है, तो जागीरदारी क्राइसिस से पहले हम लोग एक बार जागीरदारी सिस्टम को समझ लेते हैं और थोड़ा ये पार्ट डिटेल्स में कर ही लेते हैं। ठीक है, तो जागीरदारी सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, जागीरदारी सिस्टम कुछ नहीं है। मान लीजिए कि एक नोबल है, तो उसको कैश में सैलरी ना देकर क्या किया जाता था कि एक पीस ऑफ लैंड, और भी तरीके हैं, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट तरीका जो है वो मैं बोल रहा हूँ। तो नोबल को क्या किया जाता था कि मान लीजिए एक है कोई बड़ा मिनिस्टर है, ठीक है, कोई दीवान है, कुछ है, या कुछ भी सेनापति कुछ टाइप ऑफ, ठीक है, सो कोई भी है, कमांडर है, कुछ भी है, तो ये एक लैंड का पीस है। अब ये उसको दिया जाता था, उसको सैलरी नहीं दी जाती थी, कैश सैलरी। यहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ठीक है, यहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था और ये थी उसकी सैलरी। ठीक है, तो डायरेक्टली कैश ना देकर क्या किया जाता था, लैंड पीस दिया जाता था। ठीक है, और इन एक्सचेंज में ये क्या करता था, ये मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता था। इस जगह का ये एक तरीके का पूरा राज करता था, शासन करता था। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर भी था, यहाँ का रेवेन्यू कलेक्टर भी था। ठीक है, और ये एम्पायर को मिलिट्री सर्विस देता था। ठीक है, मिलिट्री सर्विस भी देता था। ये इस जगह का सिक्योरिटी वगैरह भी देखता था, सिक्योरिटी ये सब भी देखता था। ठीक है, क्या जागीरदार हेरिडिटरी होते थे? सारे जागीरदार हेरिडिटरी नहीं होते थे। ठीक है, ओके, नॉट ऑल, कुछ होते थे लेकिन सारे नहीं। जागीरदार्स वेर हेरिडिटरी, ज़्यादातर नहीं होते थे। ठीक है, ज़मींदार हमेशा हेरिडिटरी होता है, जागीरदार हेरिडिटरी नहीं होता है। जागीरदार को एक जागीर से दूसरे जागीर में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी एक डीएम है, तो आज इस डिस्ट्रिक्ट से किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होता है, वैसे ही इनको भी ट्रांसफ़र किया जाता था। ठीक है, कुछ होते थे हेरिडिटरी, बाकी हेरिडिटरी नहीं होते थे। ठीक है, सो जागीरदारी सिस्टम क्या है? तो ये मुगल एम्पायर के अंडर ये सिस्टम फॉलो किया जाता था, लेकिन इसका जो मेन ओरिजिन था ये कुछ आप कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन था इक्ता सिस्टम से। इक्ता सिस्टम हम बाद में करेंगे। इक्ता सिस्टम आया था दिल्ली सल्तनत के टाइम में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम में ये आया था, और इसी का कुछ आप कह सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन है आपका जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, तो जागीरदारी सिस्टम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए
ये कौन से डायनेस्टी के अंदर आया? मुगल्स के अंदर आया, ठीक है। सो जागीरदारी सिस्टम was prevalent under the मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता था? अंडर दिस सिस्टम लैंड was allocated to nobles, ओके, और इनको कहा जाता था जागीरदार, ठीक है, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, in exchange for military and administrative services, ठीक है, ठीक है। सो जागीरदारी क्राइसिस हम लोग बाद में देख रहे हैं, अभी हम लोग जागीरदारी सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो जागीरदारी सिस्टम मुगल एम्पायर के अंडर में था, ठीक है, ये सिस्टम, और अंडर दिस सिस्टम लैंड वाज एलोकेटेड टू नॉबल्स, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे? कोई नोबल है मान लीजिए, और ये क्या करता था? ये इस जगह से, इस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है। सो रेवेन्यू कलेक्टर, ओके, रेवेन्यू कलेक्ट करता था और मिलिट्री सर्विस देता था एम्पायर को, और इस जगह का एक एडमिनिस्ट्रेटर भी यही था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी यही देता था, ठीक है, ओके। और कई बार ऐसा भी होता था कि मान लीजिए कि ये एम्पायर है और यहाँ पर कोई मिनिस्टर है वगैरह है, तो ये रॉयल कोर्ट को सर्व करते हैं, ठीक है, ये सर्व्स रॉयल कोर्ट। तो ये खुद तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकते थे ना, तो क्या होता था कि कई बार इनके फैमिली मेम्बर्स को अपॉइंट किया जाता था। मान लीजिए कोई इनका कोई बड़ा बेटा होगा या कोई भाई वगैरह कुछ होगा, तो उनको अपॉइंट किया जाता था कि आप देखभाल कीजिए, ठीक है ना। सो टू लुक आफ्टर द जागीर। तो अपने पिताजी या अपने बड़े भाई के जागीर पे उनकी कोई परिवार का कोई अपॉइंट किया जाता था जो ये जागीर संभालता था, अगर वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब इसके नाम पे इशूड है लेकिन संभालता कोई और था, ठीक है। अगर वो रॉयल कोर्ट को, मतलब ये एम्परर है मान लीजिए, तो वो तो दिल्ली में है ना, और उनको जागीर कहीं कहीं मिला है, बंगाल में मिला है या दक्कन में मिला है, तो वो क्या देखभाल कर पाएंगे? क्योंकि उनको तो रॉयल कोर्ट को सर्व करना है ना। तो फिर क्या होता था कि जागीर इनके किसी परिवार में किसी को अपॉइंट कर दिया जाता था और वो देखभाल करता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस जागीर का वो वही देखता था, ठीक है, ओके। सो इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? इक्ता सिस्टम से, ठीक है, ओके। सो जागीरदारी सिस्टम इवॉल्व्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम, ठीक है, जो किनके अंडर में था? दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के टाइम में ये इक्ता सिस्टम प्रिवेलेंट था, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब क्या था जागीरदारी सिस्टम का? सो जागीरदारी सिस्टम इन्वॉल्व्ड अवॉर्डिंग लैंड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। सो लैंड दिया जाता था फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, और इसी लैंड को कहा जाता था जागीर, ठीक है, टू नॉबल्स एंड मिलिट्री पर्सनल, ठीक है। सो नोबल्स को और मिलिट्री पर्सनल्स को दिया जाता था, कैश के जगह ये दिया जाता था, ठीक है। सो इन lieu of cash salaries, ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये जो स्टेट को जो सर्विस दे रहे हैं, मान लीजिए कि कोई नोबल है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दे रहा है, कोई मिलिट्री पर्सनल है तो वो मिलिट्री सर्विस दे रहा है, तो इसको कैश में सैलरी ना देके क्या दिया जाता था? लैंड दिया जाता था, ठीक है। और इनको द होल्डर्स ऑफ दिस जागीर वर कॉल्ड जागीरदार्स,
ओके, तो जागीरदार क्या करते थे, कलेक्ट करते थे. सो जागीरदार्स गैदर्ड रेवेन्यू from these territories and maintained local government and army support. ठीक है, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि इस जगह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, ये कौन चलाता था, ये जागीरदार चलाता था, या जागीरदार जिसको अपॉइंट करके जाता था, ठीक है, अपनी फैमिली का कोई. ठीक है, तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता था, ये जागीरदार संभालता था. ठीक है, और टाइम आने पर इस जगह पर जो आर्मी है, जो भी है, ये एम्पायर के लिए, एम्परर के लिए ये लोग भेजते भी थे. ठीक है, और लोकल जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये लोग आर्मी खुद का रखते भी थे. ठीक है, ठीक है, तो फीचर्स ऑफ जागीरदारी सिस्टम एक बार देख लेते हैं अभी. ठीक है, फीचर्स ऑफ जागीरदारी सिस्टम. सो पहला है परमानेंट नहीं है, सो नॉट परमानेंट इन नेचर. ऐसा नहीं है कि ये जो लैंड का जो पीस है, ये मान लीजिए आज नोबल 1 को मिला है. ठीक है, तो ये हमेशा, जब तक मान लीजिए ये नौकरी करेगा, तब तक इसके पास यही वाला जागीर नहीं रहेगा, ये शिफ्ट भी होगा. मान लीजिए ये जागीर 1 है, तो 3-4 सालों में क्या होगा कि जागीर ये 2 में जाएगा, यहाँ पर नोबल 1 आ जाएगा, और मान लीजिए यहाँ पर कोई नोबल 2 था पहले, यहाँ पर वो आ जाएगा, तो ट्रांसफ़र होता था. ठीक है, ट्रांसफ़र होता था, 3-4 सालों बाद ट्रांसफ़र हो जाता था. So Jagir assignment was not permanent और हेरिडिटरी. ऐसा क्यों था, ताकि वो जो नोबल है ये उस लोकल जगह का बहुत बड़ा पावरफुल आदमी ना बन जाए. ठीक है, ताकि वो विद्रोह वगैरह करने में सक्षम ना हो जाए. तो अगर वो ट्रांसफ़र होता रहा, मान लीजिए वो इस जगह से इस जगह ट्रांसफ़र होता रहा, तो उसको टाइम नहीं मिलेगा कि वो अपना एक पूरा लोकल एकदम रूट एकदम बना ले. ठीक है ना, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, 2 दिन बाद लोग भी उसको भूल जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ तक कि देखिए एक चीज़ है कि अकबर के टाइम में ये हुआ कि जो भी इम्पेरियल टेरिटरी है, पूरा जो मुग़ल का जो पूरा टेरिटरी है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया. एक था खालसा लैंड, ठीक है, ओके, और दूसरा जागीर. ठीक है, जागीर. तो खालसा लैंड का मतलब है क्राउन. ठीक है, ओके, खालसा लैंड मतलब जो राजा के पास खुद का है, यहाँ से जो भी रेवेन्यू मिलता था, द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दिस लैंड, the revenue collected from this land was directly was को छोड़ दीजिए, directly goes to the royal family. ठीक है, सो रॉयल फैमिली के लिए ये था. और जागीर ऑब्वियसली बताइए, तो अकबर के टाइम में ये जो खालसा लैंड था, ये 5% ऑफ टोटल मुग़ल टेरिटरी था. ठीक है, और जागीर था 95%. लेकिन ये जो रेशियो है, मान लीजिए 5:95, ये परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट. ठीक है, जहांगीर के टाइम में ये चेंज कर दिया गया, 10% और यहाँ पर 90%. शाहजहाँ के टाइम में भी ये फ्लक्चुएट करता रहा 9 to 15%. ठीक है, ओके, सो और यहाँ पर कितना 85 से 91%. सो ये फ्लक्चुएटिंग था. ठीक है, ओके, सो एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं, द रेशियो बिटवीन जागीर एंड खालिसा fluctuated, okay, with Khalisa accounting
for only 5% of total revenue under Akbar, which increased to 10% अंडर जहांगीर। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि एक पॉइंट लिखें, एक लाइन लिख दिए, ठीक है, एक लाइन लिख दिए और उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दीजिए, बस ये फिर कंप्लीट हो गया। ओके, तो कोई भी पॉइंट है उसको आप एक लाइन में मतलब एक हेडिंग बना लिए, या हेडिंग अगर नहीं बनाए तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया और वो हो गया। उसके बाद एक एग्जाम्पल कोशिश कीजिएगा हमेशा देने के लिए, जहाँ पर भी जितना भी पॉसिबल है एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, हमेशा एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिएगा। आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं, अगर उसमें हेडिंग है तो हेडिंग के बाद एक लाइन एग्जाम्पल। अगर आप हेडिंग नहीं देकर भी लिख रहे हैं तो मान लीजिए ये लिखा है, उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखा है, उसको थोड़ा बॉक्स या अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल। हमेशा ऐसे करके लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके, और भी बताएंगे। ठीक है, अब आज तो करेंगे ही क्लास आंसर राइटिंग का। ठीक है, सो ये हुआ पहला फीचर। ठीक है, नॉट परमानेंट इन नेचर। सेकंड, रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन। सो कुछ टर्म्स है, ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ तो इसलिए यहीं पर ही मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक, सो द एस्टिमेटेड रेवेन्यू was called JAMA. Okay, estimated revenue, और जामदानी। ठीक है, और जामदानी। ओके, तो ये था एस्टिमेशन। हाउएवर द एक्चुअल रेवेन्यू were collected was called हासिल। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक लैंड है और यहाँ पर जो रेवेन्यू एस्टिमेशन है मान लीजिए 100 रुपये है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जामा। ठीक है, लेकिन कलेक्ट हुआ मान लीजिए 90 या 110, तो इसको हम कहेंगे क्या, हासिल। ठीक है, ये है डिफरेंस। ओके, सो रेवेन्यू कलेक्शन का जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। और एक टर्म है उसको कहा जाता है पाई बाकी। ठीक है, पाई बाकी ये है टर्म यूज्ड फॉर एरियाज whose revenue was yet to be assigned to मनसबदार्स। ठीक है, मान लीजिए ये लैंड है और यहाँ पर अभी तक कोई जागीरदार या मनसबदार कोई भी मनसबदार एज अ जागीरदार अपॉइंट नहीं हुआ है। ठीक है, मनसबदार कौन होते हैं, नोबल्स होते हैं ना। मनसबदारी सिस्टम हम लोग मिडाइवल में करेंगे, तो मनसबदार जो है वो कौन है, नोबल्स ही है, बड़े नोबल्स। तो इनको ही तो मिलता है ना जागीर, तो और ये बन जाते हैं जागीरदार। तो अभी तक मान लीजिए कोई अपॉइंट नहीं हुआ है, तो वहाँ का जो रेवेन्यू है उसको कहा जाता है पाई बाकी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सेकंड। थर्ड, शिफ्टिंग ऑफ जागीरदार्स। ओके, शिफ्टिंग ऑफ जागीरदार्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव reasons to prevent jagirdars from establishing local roots। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया फिर। सो शिफ्टिंग ऑफ जागीरदार्स, तो जागीरदार को, जैसा मैंने बार बार कहा कि जागीरदार को एक जगह से दूसरी जगह बार बार शिफ्ट किया जाता था 3-4 सालों बाद। ठीक है, सो लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी हुआ है। क्या है, तो इसका क्या प्रॉब्लम था वो भी हम देखेंगे। दिस सिस्टम डिस्करेज्ड जागीरदार्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्लान्स एंड प्रायोरिटाइज्ड शॉर्ट टर्म रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। ठीक है,
तो इनको मेन प्रायोरिटाइज क्या करना स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये जो जागीर है ये तो 3-4 सालों बाद मेरा नहीं रहेगा, है ना, 3-4 सालों बाद मेरा नहीं रहेगा। मैं क्यों इसको फर्टाइल करने के लिए कैनाल्स बनाओ, इरिगेशन सिस्टम लगाओ ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो, ठीक है, अच्छे खासे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करूँ, कुछ नहीं होता था। ठीक है, ये लोग अपना प्रॉफिट देखते थे, 3-4 सालों बाद दूसरे जागीर में चले जाते थे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था इसका, एक नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज़्यादातर जागीरदार अपने एरियाज़ में कुछ डेवलपमेंट नहीं किया करते थे। यहाँ तक कि बर्नियर ने भी कहा है कि जो मुगल एम्पायर था उसका जो पूरा रूरल एरियाज़ जो भी था वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी था, फार्मर्स वगैरह में, पेजेंट क्लास में बहुत ज़्यादा गरीबी था। जो सिटीज़ थे वो रिच थे, लेकिन जो रूरल एरियाज़ था वहाँ पर बहुत जगह ये प्रॉब्लम देखी गई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो देखिए, मान लीजिए ये एक लैंड है, एक जागीर है, ठीक है, और यहाँ पर एक जागीरदार है, ठीक है, और मान लीजिए इस लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो मान लीजिए 100 रुपये है। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि ये 100 के 100 ये जागीरदार की खुद की आमदनी हो गई, इनकम हो गया। ठीक है, सो जागीरदार को इसमें से एक पोर्शन ही लेना था जो कि इंपीरियल अथॉरिटी द्वारा अप्रूव किया जाता था। मान लीजिए यहाँ से 50 रुपये जागीरदार को जाएंगे। ठीक है, ये होता था इसका इनकम, इसको कहा जाता था माल वजीब। ठीक है, इसको कहा जाता था माल वजीब। सो जो 4th पॉइंट है, सो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, अंडर द इंपीरियल लॉज, ठीक है, द जागीरदार could collect only approved income, जिसको कहा जाता था माल वजीब। ठीक है, could collect only approved income। ठीक है, ओके, तो ये क्यों किया गया था? ताकि ज़्यादा ऑपरेशन ना हो, ऑपरेशन ऑफ द पेजेंट्स। ओके, सो टू चेक ऑपरेशन of the peasants। ठीक है, ओके, और जागीरदार के अंडर जो ऑफिसर्स थे, ये पॉइंट्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इनके अंडर जो ऑफिसर थे जो कलेक्ट करते थे, तो वो थे आमिल और फोटेदार। ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअली कलेक्ट करते थे कलेक्टेड रेवेन्यू, मतलब हेड तो जागीरदार था, इनके अंडर ये काम करते थे। फोटेदार जो है वो ट्रेजरर है, ट्रेजरर भी है। ठीक है, सो सारा जो लेखा जोखा करता था वो फोटेदार करता था, कलेक्ट भी करता था, ठीक है, और आमिल भी कलेक्ट करता था। ठीक है, ओके, और जिस सूबा में ये जागीरदार का जागीर है उस सूबे का जो दीवान है और जो गवर्नर है, ठीक है, तो उनके स्ट्रिक्ट निगरानी में ये रहता था। ठीक है, ताकि कोई ऑपरेशन ना हो, ऑपरेशन ऑफ द पेजेंट्स। ओके, लेकिन ये तो बस सिस्टम है, होता तो था ही। ठीक है, ओके, सो एक पॉइंट लिख लीजिए 5th, द जागीरदार्स were under observation by the imperial authorities and the Diwan of the Suba, okay, to stop the Jagirdars from oppressing the peasantry। ठीक है, ओके, सो अभी देखते हैं थोड़ा जागीरदारी क्राइसिस क्या हुआ था। सो जागीरदारी क्राइसिस क्या है? ये साबित हुआ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द, और भी बहुत सारे कॉज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जागीरदारी क्राइसिस की वजह से ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। औरंगजेब की पॉलिसीज है, वीक सक्सेसर्स है, शॉर्ट टेन्योर्स के लिए आए थे सक्सेसर्स, कैपेबल नहीं थे। ठीक है, उसके बाद फिर
जो कंपटीशन था फ्रॉम फॉरेन जो कंपनीज़ है, ठीक है, देखेंगे हम बाद में, बहुत सारे कॉजेस हैं। ओके, सो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज, फिर ब्रेकिंग ऑफ द एम्पायर भी स्टार्ट हो गया था। ओके, सो जागीरदारी क्राइसिस है, ये वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। और ये जो क्राइसिस है ये औरंगज़ेब के टाइम से ये पूरा जो सिस्टम है ये चरमरा गई, ठीक है। ओके, सो ड्यूरिंग औरंगज़ेब्स टाइम the system started to fall apart। क्या हुआ था कि ये मान लीजिए जो सदर्न इंडिया है यहाँ पर मान लीजिए कि मराठास थे, ठीक है। मराठास शुरुआत में नहीं थे तो थोड़ा अभी नहीं बनाते, ठीक है। यहाँ पर बीजापुर, ठीक है, यहाँ पर गोलकोंडा, सो ये सारे किंगडम्स थे और ऊपर मुगल्स थे, ठीक है। ओके, सो सो क्या हुआ कि औरंगज़ेब ने बीजापुर और गोलकोंडा पर कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही बीजापुर और गोलकोंडा कैप्चर हुआ और यहाँ पर जो ज़्यादातर लैंड्स है, सो मेजॉरिटी ऑफ दीज लैंड्स वेर कन्वर्टेड इनटू खालिसा लैंड। मेजॉरिटी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, अराउंड 30-40% कुछ ऐसा था, ठीक है। सो यहाँ का 30-40% चला गया या 50% मान लीजिए चला गया खालसा में, ठीक है। और क्या हुआ, क्योंकि मुगल्स यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो गया तो यहाँ पर ज़्यादा नोबल्स की ज़रूरत पड़ गई। मराठास के साथ उनका लंबा लड़ाई चला, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करना था इनके लिए नोबल्स की ज़रूरत इनको बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। कॉन्स्टेंट वार सिचुएशन में था मुगल एम्पायर, ठीक है। मराठास के टाइम में कॉन्स्टेंटली वार सिचुएशन में था। ये कहा जाता है कि मुगल औरंगज़ेब के टाइम में 25-26 साल तक सिर्फ मराठों के साथ लड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मुगल को फाइनेंशियली ड्रेन हो गया, ठीक है। तो 25-26 साल लड़ा, जो भी है वो बाद में देखेंगे। तो खालसा लैंड में भी बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो नोबल्स हैं उनका नंबर भी बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि अब इतने सारों को जागीर कहाँ से मिलेगा, उतना जागीर है ही नहीं, तो शॉर्टेज ऑफ जागीर हो गया, शॉर्टेज ऑफ जागीर। सो टू मैनी जागीरदार्स चेजिंग टू फ्यू जागीर्स, ठीक है। और इतना ज़्यादा फाइनेंशियली भी वीक होने लग गया था औरंगज़ेब के टाइम में। मुगल एम्पायर फाइनेंशियली वीक एक्चुअली शाहजहाँ के टाइम से ही थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था। औरंगज़ेब की इतने सालों की मराठों के साथ लड़ाई, बीजापुर, गोलकोंडा, बहुत ज़्यादा मिलिट्रीली एक्टिव था औरंगज़ेब, तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं था कि जागीरदार को ये लोग चाहे तो ये कैश में सैलरी दे दे, ये तो सबसे बेस्ट होता है, ये तो बेस्ट सॉल्यूशन था, लेकिन इतना उनके पास पैसा था भी नहीं, और शायद ये तभी का सिस्टम भी नहीं था जो है ना कि जो चले आ रहा है वही करना है। तो इनको खुश कैसे करें, तो जागीरदार खुश नहीं होते थे और करप्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, मिलिट्री में इनएफिशिएंसी आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी आ गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, सो एक बार देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन जागीरदारी, मनसबदारी एंड ज़मींदारी, ठीक है। तो इनके बीच का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर एक फीचर्स लिखते हैं, यहाँ पर जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम,
और ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, सो फर्स्ट थोड़ा डेफिनेशन, तो क्या होगा, ये लैंड ग्रांट था, जागीरदारी, लैंड ग्रांट्स टू द नोबल्स and officials for revenue collection in lieu of cash salaries। कैश की जगह क्या दिया जाता था, लैंड ग्रांट। मनसबदारी क्या था, रैंकिंग सिस्टम था ना, सो रैंकिंग सिस्टम इन द मुगल आर्मी। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम क्या था, ये भी एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ही था, लेकिन ये हेरिडिटरी था। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बाय द, यहाँ पर ज़मींदार कलेक्ट करते थे रेवेन्यू बाय द ज़मींदार्स फ्रॉम द पेसेंट्स। ठीक है, रोल क्या था, जो जागीरदार थे वो जागीर के गवर्नेंस करते थे, हाँ करते थे, सो गवर्नेंस एंड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आप कहें, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एम्पायर का भी करते थे, एम्पायर का करते थे। ठीक है, उनके वजह से उनको जागीर मिलता था और उस जागीर का भी वो करते थे और उसके लिए कोई किसी को अपॉइंट कर दिया जाता था। ठीक है, सो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन, जहाँ के वो जागीरदार है वहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन भी वही करते थे। मनसबदारी सिस्टम में क्या था, मिलिट्री सर्विस था, सो मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, और ज़मींदार को क्या मिलता था रोल, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड मैनेजमेंट। क्योंकि ये हेरिडिटरी थे, देखिए क्या है कि ये जो ज़मींदार है, क्योंकि इनको हेरिडिटरी बनाया गया था, ये हेरिडिटरी थे, तो इनसे ये उम्मीद की जाती थी कि ये जो एरिया है इसको ये डेवलप करेगा, यहाँ पर जो भी रेवेन्यू कलेक्शन वो उसके पास जाएगा और ये डेवलप करेगा, मैनेज करेगा, इरिगेशन सिस्टम वगैरह ये सब कुछ ला सकता है। ठीक है, तो ये उनसे उम्मीद की जाती थी क्योंकि वो हेरिडिटरी थे। ठीक है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डिपेंडिंग on the size of the Jagir, the Jagirdar had to maintain a contingent। ठीक है, मनसबदार क्या करते थे, मनसबदार were responsible for maintaining a specified number of troops। ठीक है, ओके, सो इनको एक आर्मी, एक मान लीजिए 20,000 की आर्मी या 10,000 की आर्मी या 6,000 की आर्मी, 5,000 की आर्मी, जो भी है ये इनको मिलता था, ये उनके कमांडर होते थे। लेकिन जमीन, और इनको भी एक कंटिंजेंट संभालना होता था, जागीरदार को भी, कई बार मनसबदार को ही जागीर दिया जाता था, तो वो थे जो भी है, लेकिन ज़मींदार के पास कोई मिलिट्री रोल नहीं था। ठीक है, तो ज़मींदार हैड नो मिलिट्री रोल, कंट्रोल ओवर लैंड, सो जागीरदार्स हैड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी over the land but did not own it। मालिक नहीं थे उस ज़मीन का, ठीक है ना, उस ज़मीन का वो मालिक नहीं थे, वो उसका बस एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी थे। ठीक है, सो मनसबदार्स were given administrative positions। ठीक है, मनसबदार्स were given administrative positions but were not associated with specific lands। ठीक है, सो मनसबदार को क्या था, मनसबदार को
एक ट्रूप संभालना होता था और आर्मी को कमांड करना होता था लड़ाई वगैरह में, ठीक है। अगर ये एक मनसबदार का काम था, अगर कोई बड़ा मनसबदार है, किसी को कुछ एक जागीर भी मिला है, तो तब जाके वो जागीरदारी भी संभालता था, ठीक है। लेकिन मनसबदारी सिस्टम वैसे जागीर से ऐसा नहीं है कि कोई सारे मनसबदार को जागीर मिलता ही था, कुछ मनसबदार को मिलता था, बड़े मनसबदार थे वो, ठीक है, नॉबल्स थे, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, सब के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे मनसबदार जो है वो जागीरदार है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर जागीरदार जो है वो मनसबदार है, लेकिन सारे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग मान लीजिए कि इमाम वगैरह को, रिलीजियस अथॉरिटीज़ को, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़मीन ऐसे जागीर में मिल जाता था, ठीक है। और उस ज़मीन का वो मतलब पूरा जो रेवेन्यू है वो उनके पास ही रहता था। वहाँ से जो गवर्नमेंट है, इंपीरियल अथॉरिटी है, वो कुछ भी नहीं लेती थी, ठीक है। मान लीजिए ये एक लैंड है और ये किसी क्लर्जी को मिल गया, ज़्यादा मुस्लिम क्लर्जी को जो मिल गया, तो यहाँ का जो भी रेवेन्यू है ये पूरा यहाँ, ये जो इमाम वगैरह है या जो क्लर्जी वर्ग है, उनके देख रेख के लिए ही यूज़ होगा। इनमें से वो कोई रेवेन्यू का पार्ट शेयर नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा उन्हीं का है, ठीक है। सो जमींदार्स हेल्ड हेरिडिटरी राइट्स over their land and directly controlled them। जागीरदार को क्या होता था, जागीरदार तो बैठे दिल्ली में या कहीं और, ठीक है, तो इनको जागीर संभालने के लिए किसी फैमिली मेम्बर का अपॉइंट करना पड़ता था। इनके वो आमिल्स, फोतेदार, इनके थ्रू गवर्न करते थे अपना जो भी लैंड है, ठीक है। लेकिन ज़मींदार तो वही है, ये एक लैंड है और यहीं पर ही ज़मींदार भी रहता है, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है, और वो उसका हेरिडिटरी मालिक भी है, ओके। सो ये थी जागीरदारी सिस्टम, जागीरदारी क्राइसिस, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे जो प्रीलिम्स में आया है 2019 में, ठीक है। तो एक बार वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, प्रीलिम्स 2019 में आया है। सो क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया, what is or are the difference or differences between जागीरदार एंड ज़मींदार, ठीक है। तो एक बार पॉइंट्स वाला देख लेते हैं, पॉइंट्स क्या क्या दिया गया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये। सो जागीरदार्स were holders of land assignments, ठीक है। तो जागीरदार्स were holders of land assignments in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights. The zamindars were holders of revenue rights without the obligation to perform any duty other than revenue collection, ठीक है। और जो सेकंड है वो है लैंड असाइनमेंट, दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे। लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स were hereditary and revenue rights of zamindars were not hereditary, ठीक है। Select the correct answer. So 1 में 1 only, 2 में 2 only, 3 में both 1 and 2, 4 में neither 1 nor 2, ठीक है। तभी कराए ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको आना चाहिए।
एकदम इजी वे से टारगेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बहुत छोटा लग रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटा लगता है, इजी लगता है, उसको काटते चलिए, ठीक है, वो करते चलिए। ओके, ठीक है, वो हम बाद में आएंगे कैसे एग्जाम हॉल में कैसे पेपर सॉल्व करना है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक। तो लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वेर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वेर नॉट हेरिडिटरी। ये यूपीएससी बहुत बार करता है। देखिए, जागीरदार का जो है वो नॉट हेरिडिटरी है, इसकी टोपी उसके सर, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी टोपी उसके सर, ये यूपीएससी का फेवरेट है, यूपीएससी फेवरेट है ये, ठीक है, पूरा फेवरेट है। जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है ना, यूपीएससी ये बार बार करती है कि जो इसका चीज़ होगा वो यहाँ पर आएगा और जो इसका होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो बहुत बार करते हैं, तो ये, और ये तो हुआ ट्रिक, ठीक है। नॉलेज बेस पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आना चाहिए, ये सारे सीरियस एस्पायरेंट्स को आना चाहिए, ठीक है। तो जागीरदार जो है वो नॉट हेरिडिटरी है, तो ये गलत हो गया, और ज़मींदार जो है वो हेरिडिटरी है, तो ये गलत है। तो सेकंड वाला गलत है। जैसे सेकंड वाला गलत हो गया, जैसे सेकंड वाला गलत हो गया, 2 ओनली गलत, बोथ 1 एंड 2 गलत, अभी बचा 50-50, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज़, ठीक है। पुलिस, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इज इन ड्यूटीज़ के बदले उनको लैंड असाइनमेंट्स दिया जाता था, ठीक है। ये एकदम सही है, तो ये पार्ट सही है। उसके बाद पढ़ते हैं, whereas zamindars were holders of revenue rights without the obligation to perform any duty other than revenue collection। अब पहले ट्रिक में आते हैं और फिर हम लोग थियरी भी देख लेंगे, मतलब जो थियरी है, मतलब इसका जो नॉलेज है। तो देखिए, यूपीएससी बहुत बार करती है क्या, कि एक पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है वो सही देगी, ताकि आप में विश्वास बैठ जाए कि ये तो स्टेटमेंट सही है, सही जा रहा है। लेकिन उसके बाद ही क्या करेगी, एंड, whereas, बट, ये सब करके कुछ एक चीज़ ऐड कर देती है, और ये जो चीज़ होता है इसको ये गलत होता है। बहुत बार ये कर चुकी है यूपीएससी, ठीक है। ये चीज़ को गलत कर देती है, ठीक है, ताकि हम जब स्पीड में कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत भी इधर उधर अगर हो गया तो हम लोग इसको भी सही मान लेंगे, हम लोग 1 टिक करके चले आएंगे, ठीक है ना। और होता भी है एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम हॉल में ये सब चीज़ें, ये सब गलतियाँ होती हैं। ये था फर्स्ट पार्ट, कि ये जब भी चीज़ें ऐड की हुई आपको दिखेंगी तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा कि कोई खेल ना खेल दे आपसे, ठीक है। तो फिर आप देखते हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ भी है, देखिए, होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, देख लीजिए, जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी। कोई भी दूसरा काम उनको नहीं करना है, उनको क्या करना है, बस ये लैंड है, वहां से बस रेवेन्यू कलेक्ट करते रहो, बाकी कोई काम नहीं करना है। क्या ऐसा हो सकता है? ये जो लैंड उनको मिला है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन करेगा? ये जमींदार ही करते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई डेवलपमेंट काम करना है, वो भी जमींदार का ही है। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पुलिस एक्टिविटीज़ है, तो इस लैंड के अंडर में जो भी सिक्योरिटी, पुलिस वगैरह, पुलिसिंग एक्टिविटी है, वो भी जमींदार के अंडर ही होता था, ठीक है। तो देखिए, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कल रोल में, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही रोल में एक चीज़ देखी थी, वो है लैंड मैनेजमेंट, है ना। लैंड मैनेजमेंट तो क्या है? लैंड मैनेजमेंट यही तो सारी चीज़ें हैं, लैंड मैनेजमेंट, ओके। सो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको और कोई काम नहीं है, बस आप कलेक्ट करते रहिए रेवेन्यू, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाता है। फिर अगर कुछ भी और काम होगा उनका, कितने सारे काम होते हो सकते हैं, उनमें से कोई भी एक और काम अगर उनको दिया जाएगा, या इतने सारे जमींदार हैं, उनमें से किसी एक जमींदार को भी अगर एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, और यहाँ पर एक ये चीज़ भी ऐड करके जब भी ऐसा बनाया जाता है तब भी वो लगभग गलत ही होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है वो सही है, लेकिन
ये जो दूसरा पार्ट है ये गलत है। ठीक है, नॉलेज लेवल पे भी आपको ये आना चाहिए क्वेश्चन। हर वक्त बस ट्रिक्स पे यकीन मत रखिएगा, ट्रिक्स आपको लगाना ही है, ये नहीं है कि ट्रिक्स के विरुद्ध हूँ मैं या कुछ भी। ट्रिक्स आपको चाहिए, नहीं तो आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बिना ट्रिक्स के आप ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जितना भी पढ़ लें आपको बस 30 से 40 क्वेश्चन ही आपको आएंगे। ठीक है, या खींच के मान लीजिए 45 तक, इससे ज़्यादा आपको नहीं आने वाला। जो अभी जो करंट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो स्टैंडर्ड चल रहा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। इस बार पता नहीं कट ऑफ कैसे थोड़ा ज़्यादा चला गया। 2025 वाला जो है यहाँ पर पता नहीं कट ऑफ क्यों ज़्यादा चला गया। कट ऑफ ज़्यादा जाना नहीं चाहिए था, लेकिन 95 कुछ ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको 90 91 92 मिला है, उनका भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो लेकिन पेपर इस बार लेंथी था, टफ भी था, पता नहीं कैसे कट ऑफ इतना ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर आप लेकिन आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि अच्छा कट ऑफ तो 48 मतलब पिछले कुछ सालों से 90 के भी नीचे चला गया था। इस बार शायद पता नहीं, या तो क्वेश्चन ड्रॉप किया गया होगा या कुछ होगा, पता नहीं। ठीक है, तो 90 के भी नीचे चला गया था, तो मैं अगर 45 क्वेश्चंस पूरा कर लूँ, तो मान लीजिए 45 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, 45 क्वेश्चंस आपने कर लिया तो आपको 90 मार्क्स मिल जाएगा, तो आप कट ऑफ क्लियर कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। उन 45 क्वेश्चंस में आपका आराम से, आपने जितना भी पढ़ा हो, आपको लगता है कि वो 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, 3 4 5 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आप अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना। और हमेशा टारगेट जो है वो आप 100+ रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो अनसर्टेनिटी है ना, ये इस कॉरिडोर में है 80 to 100। आपको ये अनसर्टेनिटी, इसको मैं कहता हूँ कि अनसर्टेनिटी कॉरिडोर। ठीक है, आपको इसके बिलो जो है तो फिर तो आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, चांस नहीं है। एक आध बार कभी अगर कम हो जाए, 70s में आ जाए तो अलग बात है, कट ऑफ जैसे 2023 में आया था। और इसके अबव जो है वो अभी जो करंट स्टैंडर्ड है, तो उसमें ये श्योर शॉट है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आप एम रखिए फॉरेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तभी आपका ये भी हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 100 मार्क्स के ऊपर ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट आपका जो है वो कट ऑफ आपका एम होना चाहिए। इस बीच में पड़े रहेंगे तो पूरा जो ये प्री से रिजल्ट तक का जो समय है वो भी पूरा बर्बाद कर देंगे आप लोग। ठीक है। ठीक है, 16 17 दिन जो है ये आपका पूरा बर्बाद जाएगा। आप 10 जगह देखेंगे, कट ऑफ्स वगैरह सब कुछ चेक करना स्टार्ट कर देंगे, उसमें आपका ये और टेंशन में रहेंगे। अगर आप 100 मार्क क्रॉस कर देते हैं तो आपका टेंशन बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि 100 के ऊपर जाना जो अभी करंट जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा मतलब इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर 110 120 के करीब लाते हैं तो आपका फॉरेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों मेंस नहीं पाएंगे, तो आप सीएससी का भी और फॉरेस्ट का भी। ठीक है, तो इसका फिर आंसर क्या होगा, ये वन ओनली भी काट देते हैं और फिर आंसर जो है वो नीदर वन नॉट टू। ठीक है, और ये बात एक बार याद रखिएगा कि जो ज़मींदार्स है, इनको इनको जो लैंड मैनेजमेंट है ना यहाँ पर, मतलब उनको उस एरिया का जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी या पुलिसिंग एक्टिविटी, ये लोग करते थे। फिर जो मैनेजमेंट में मान लीजिए जो पेजेंट वेलफेयर हो गया, फिर इरिगेशन वगैरह। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, ये सब भी ये लोग, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ये भी ये लोग देखते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये और कोई काम नहीं करते थे, बस पैसा कलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे काम थे इनके पास। एडमिनिस्ट्रेशन भी उस एरिया का यही लोग देखते थे। ठीक है। ठीक। ओके, तो ये हो गया हमारा फिर टॉपिक कंप्लीट। इतना डिटेल्स में मुझे नहीं पता कि किसी इंस्टीट्यूट में या कोई और कराता है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर अच्छा लग रहा है। ओके, और अगर कोई भी डाउट्स है, प्रॉब्लम है, खराब लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, वो आप मुझे बेझिझक होकर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि पूरा फ्री कोर्स और इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि कोई और करा रहा होगा। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि लगभग आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, मैं वो जगह फिर से रिपीट कर दूंगा। मुझे जो भी जितना भी मैंने पहले भी कहा है कि भले ही 500 जन देखे, 500 जन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। ठीक है ना, फिर जाकर चैनल मोनिटाइज होता है, तो अभी तक चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है, तो 500 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, फ्री पूरा कोर्स है। ठीक है, और मैं ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो टाइम दे रहा हूँ ना मैं, तो
अब फिर आपके लिए मतलब थोड़ा बहुत मॉनेटरी भी सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, और थोड़ा बेहतर तरीके से और भी स्लाइड्स वगैरह वो सब फिर बना के कर पाएंगे। ठीक है, जो भी है इतना आप अगर कर देते हैं तो मैं तो चाहूँगा कि अगर मेरे से इतने जन पढ़ते हैं ना, 500 जन मान लीजिए, तो 500 में 500 जन को ही क्वालिफाई कर जाए। अब ये थोड़ा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं कि ये जो 500 जन देख रहे हैं उनका क्वालिटी क्या है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि अगर जितने भी जन एकदम रेगुलर क्लासेस करके पढ़ रहे हैं, 200 300 जो भी, वो सबको अगर मिल जाए और लास्ट में बस एक मैसेज कर दे कि हाँ मिल गया है, तो उससे बड़ी खुशी की बात और शायद कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी है आप ही का भविष्य है, आप लोगों को खुद मेहनत तो करना पड़ेगा ही। मैं बस निमित्त माध्यम हूँ, मैं बस थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता हूँ, मेंटर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से एकदम ऑनेस्ट होके मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि ये जो मैं इतना डिटेल्स में जो मैं करा रहा हूँ, सच पूछिए तो इतना डिटेल्स में मैंने देखा है मतलब इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी नहीं पढ़ाते, और वो लोग आपसे लाखों रुपए ले लेते हैं, आप खुशी खुशी दे भी देते हैं, लेकिन वैसा फिर आउटपुट नहीं मिलता है। एक क्लासरूम में 500 600 जन बैठते हैं, और कौन पढ़ रहा है कौन क्या कर रहा है कुछ देखते भी नहीं है। जो भी हो, थोड़ा हम लोग डाइग्रेस कर गए टॉपिक से, हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि मैं फ्री में करा रहा हूँ, इतना डिटेल्स करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बस वही सपोर्ट चाहिए आपका, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे और भी है, यूट्यूब यूट्यूब में भी है। ओके, सो ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हैज़ ऑफन बीन attributed has often been attributed to Aurangzeb's policies. To what extent this assessment is justified? Examine other factors that contributed to the empire's disintegration. तो ये जो क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट थोड़ा अलग बनाता है, मतलब हम लोगों को ये डिस्कस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि औरंगजेब की कौन सी पॉलिसीज थी जिनके कारण मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट किया। उसके बाद हम लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं, औरंगजेब अकेला जिम्मेदार नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस है, अदर फैक्टर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगभग सेम है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये लगभग सेम ही है। आंसर कंटेंट आपको सेम ही लिखना है। एनालाइज द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द इमर्जेंस ऑफ द सक्सेसर स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको ऐड करना पड़ेगा कि सक्सेसर स्टेट्स कैसे, मतलब क्यों आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, डिस्कस द कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसके लिए कंटेंट प्राय आपका सेम ही है। ठीक है, और उसके बाद तो सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। ओके, ये दो क्वेश्चन फिर बैटल ऑफ बक्सर, तो आप पकड़ सकते हैं ना कि ये तीन क्वेश्चंस तीन नहीं है, ये एक थीम पे है। ये तीन क्वेश्चन है ही नहीं, ये एक थीम है बस, वो थीम्स आपको पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो थीम आपको पकड़ना चाहिए, और धीरे धीरे आप कर लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आपके लिए तो फिर ये इजी है। ठीक है, तो आंसर एक बार देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फिर आपको अलग से हेडिंग बनाना पड़ेगा कि आपको अलग से हेडिंग बनाना पड़ेगा कि औरंगजेब की पॉलिसीज क्या थी जिनके वजह से डिक्लाइन हुआ। फिर आपको बोलना पड़ेगा कि अदर फैक्टर्स। बाकी में आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्टली फैक्टर्स, वहाँ पर औरंगजेब, और बाकी फैक्टर्स डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा, पहले एक बार औरंगजेब का पॉलिसी, ठीक है, और फिर आपको अदर फैक्टर्स करके, ये ही चेंज होता है क्वेश्चन में। अगर आप इसी को पकड़ लेते हैं तो आपका मेंस का आंसर सही से हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को आपको पकड़ना आना चाहिए, बस थोड़ा सा चेंज होता है, नहीं तो हर साल लगभग क्वेश्चंस तो बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, थीम्स रिपीट हो जाता है। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और आपका हो जाएगा काम। ठीक है, तो एक बार देखते हैं फिर इसका। पहले औरंगजेब की पॉलिसी देख लेते हैं। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। देखिए, आपको लिखना नहीं है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब कुछ भी लिखना नहीं है आपको, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, थोड़ा सा औरंगजेब के कैरेक्टर के बारे में, और फिर कहेंगे कि नहीं, थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो गया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया था।
ठीक है, तो ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर देंगे। इंट्रोडक्शन 250 वर्ड्स का है, तो लगभग 25 से 30, बस खत्म, इसी के अंडर में खत्म हो जाना चाहिए, इसी के अंदर। ओके, ठीक है। सो लिखना स्टार्ट करते हैं एक बार। ओके, सो औरंगजेब्स औरंगजेब्स policies relating to religious orthodoxy। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी मतलब जैसे कि मंदिर तोड़ देना, जबरन धर्म परिवर्तन करना, ये सब चीज़ें जो है। एंड प्रोलॉन्ग्ड प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री campaigns in the Deccan region has often been attributed as prime reasons for the decline of the empire. However, other factors like weakening of several structural, economic, and external factors also played a crucial role in its decline। ठीक है, थोड़ा शायद 30 वर्ड से ज़्यादा हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 के लगभग 35 वर्ड जैसा है। ठीक है, वो आर्टिकल्स को थोड़ा उनको हटा देने से 35 वर्ड लगभग है, तो ठीक है, ठीक ठाक है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो औरंगजेब्स पॉलिसीज आपको काउंट नहीं करना है, एग्जाम हॉल में आपको काउंट नहीं करना है। आप जैसे ही आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप थोड़ा ज़्यादा लिख रहे हैं, थोड़ा कम, ऐसे ही। तो इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा, बोल दीजिएगा। सो औरंगजेब्स पॉलिसीज रिलेटिंग टू, ये आपका जो दो पार्ट है ना क्वेश्चन का, उन दोनों को ही कैटर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कह दिया कि औरंगजेब पॉलिसीज रिलेटिंग टू, ये जो चीज़ें आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री कैंपेन्स और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, ये बहुत बड़ा फैक्टर बन के आया। ठीक है, औरंगजेब के टाइम में। और फिर अदर फैक्टर्स लाइक वीकनिंग ऑफ सिविल स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन है? ब्रिटिशर्स और जो बाकी यूरोपियन कंपनीज है, वो लोग compete करना स्टार्ट कर दिए मुगल्स के साथ, पावर के लिए भी और ट्रेड रेवेन्यू सब चीज़ में। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कुछ अंडरलाइन ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दोनों पार्ट को कैटर कर दिया, मतलब हम लोग समझ गए क्वेश्चन को। ये अगर एग्जामिनर पढ़ ले, तो अगर आपका आंसर ना भी पढ़े तो भी आपको मार्क्स दे सकता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से तो पढ़े कि आप, हाँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आपने दोनों पार्ट्स को लिखा है, अब आपके आंसर में वो दोनों पार्ट झलकने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इंट्रोडक्शन लिख के हवा हो जाना है। आपको आंसर ऐसा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि आपको दोनों पार्ट्स में अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, अब अगर दो पार्ट है ना, तो औरंगजेब की पॉलिसीज वाला पार्ट में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम लोगों ने ऑलरेडी 250 में, मान लीजिए 250 में मान लीजिए 40 वर्ड यहाँ पर कर दिया, तो 210 वर्ड बचे, है ना। और आपको कंक्लूजन के लिए भी 30 से 40 वर्ड आप हटा के रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा फिर? 170, 180, सो 170 टू 180 वर्ड्स आपके पास बचा लिखने के लिए। तो अब औरंगजेब की पॉलिसीज तो थोड़ा थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, 180 को अगर मैं हाफ करूँ, तो 90 90 होना चाहिए आइडियली। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, अदर फैक्टर्स है, उसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। औरंगजेब की पॉलिसीज कम है, तो उसमें कम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 70 लिखेंगे और यहाँ पर 110 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके एक रफ कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाना चाहिए कि इतना इतना तक हमें करना है। ठीक है, 70 और 110 ऐसा रेशियो। ठीक है, सो पहला हेडिंग क्या होगा? बॉडी में लिखना नहीं है बॉडी, ठीक है, मैं बस समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, बॉडी। बॉडी में क्या होगा फिर? पहले आप कौन सा वाला स्टार्ट करेंगे? औरंगजेब पॉलिसीज, सो हेडिंग डाल दीजिए औरंगजेब्स
पॉलिसीज, ये मेन हेडिंग है, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, ओके। और इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है, हम लोगों ने पहले ही इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया क्या क्या डिस्कशन करने वाला है। ठीक है, जैसे रिलीजियस इंटॉलरेंस, पहला पॉइंट क्या है, रिलीजियस इंटॉलरेंस। सो औरंगजेब रिवर्स्ड द religious tolerance policies of Akbar, reimposed जजिया, ठीक है, जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, destroyed temples, ठीक है, forced conversions, led to the alienation, forced conversion led to the alienation of Rajputs, Marathas। देखिए, राजपूत इनके सबसे बड़े अलाई थे, ठीक है ना। और औरंगज़ेब की पॉलिसी ने जो सबसे बड़ा काम किया था वो है कि राजपूत्स को ही मुगलों के साथ से अलग कर दिया था। ठीक है, मराठास तो पहले से ही दुश्मन थे ही, ठीक है, ओके। लेकिन उनकी दुश्मनी का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये सब काम जो मराठास जो लेके चल रहे थे वो है कि हिंदू सेंटिमेंट्स, ठीक है ना, जैसे कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन करना नहीं चाहिए, ये सब मुद्दा जो है ये मराठों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्स कन्वर्शंस होता था जो औरंगज़ेब के टाइम में, जो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, ये मराठास को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। ठीक है ना। सिख सिख तो पहले से ही इन पर चिरे हुए थे और चिरते चले गए। ठीक है, जैसे गुरु तेग बहादुर जी को जब मुग़लों ने मारा था, उसके बाद ही सिख और मुग़लों के बीच में कभी बनी नहीं। ठीक है, आएंगे उसके ऊपर कभी। सो राजपूत, मराठा, सिख्स, जाट्स, तो ये सभी इनसे अलग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके। सो रिलीजियस इंटॉलरेंस ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड जो प्रॉब्लम है, डेक्कन पॉलिसी। ठीक है, डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब। ठीक है, सो औरंगज़ेब followed an aggressive expansionist policy towards okay Aurangzeb followed an aggressive expansionist policy and annexed Bijapur and Golconda। ठीक है, बीजापुर एंड गोलकोंडा। This also led to a constant war like situation, a constant war situation कर देते हैं, war like क्या word ही चल रहा था, war situation with the Marathas। ठीक है, so this led to a constant war situation with the Marathas for around 25 years, which drained the Mughal treasury, तो मुगल ट्रेजरी खाली हो गया। और एक काम क्या किया औरंगज़ेब ने कि वो दिल्ली छोड़कर वो दक्कन में ही एक छावनी बनाकर वो बहुत देर तक रहा।
ठीक है। तो इससे क्या हो गया हुआ कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली में वो वीक हो गया, वीकेंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड overstretching of military resources। ठीक है। 25 साल से मुगल आर्मी मराठास के साथ युद्ध में है, तो सोचिए उस आर्मी का हाल क्या होगा। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मुगलों के साथ हुआ था। ठीक है। तो लगभग यही है आपका औरंगज़ेब का। यहाँ पर ये एलिनेशन वर्ड पे थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। और रिवर्स्ड में अंडरलाइन कर दीजिए, रीइंपोज जजिया, बस यहाँ तक ठीक है। डेक्कन पॉलिसी में एनेक्स बीजापुर गोलकोंडा, कांस्टेंट वॉर सिचुएशन विद द मराठास, ड्रेन्ड मुगल ट्रेजरी। ठीक है, बस इतना अंडरलाइन करने से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ में जो प्रॉब्लम्स थी। अब आते हैं और क्या। अच्छा, जागीरदारी क्राइसिस भी औरंगज़ेब के टाइम में ही हो गया था, तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। तो 3 वीकनिंग ऑफ मुगल नॉबिलिटी। तो क्या प्रॉब्लम हो गया कि औरंगज़ेब बहुत एक स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर था। कुछ हुआ नहीं, यह नहीं कि सज़ा दे दिया, उसके अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो मार डाला, सज़ा दे दिया। बहुत ही कड़ी निगरानी में था, सब हर वक्त एक सुपरवाइज करता था। तो ये सब पसंद नहीं आता था। उसके नॉबल्स जो थे, मतलब मुग़ल दरबार के जो नॉबल्स थे, वो भी इन सब पॉलिसीज़ के मतलब ऊपर तो नहीं बोल पाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानते थे कि ये सब पॉलिसीज़ गलत हो रहा है। ठीक है, ओके। सो औरंगज़ेब strict control and constant supervision over the nobility created resentment, leading to increased factionalism, ठीक है, ओके। और भी एक कारण था मुगल नॉबिलिटी के वीकनिंग का, वो है जागीरदारी क्राइसिस। ठीक है। सो 4 जागीरदारी क्राइसिस emerged during Aurangzeb's reign। ठीक है। led to discontent among nobles and weakening of military efficiency। मिलिट्री नोबल्स, इनको पैसा कहाँ से आता था? जागीर से ना, कैश में तो नहीं देते थे। तो अब वहीं पर ही क्राइसिस स्टार्ट हो गया। फर्टाइल सॉइल बचा नहीं जिसको दिया जा सके। तो अब क्या हो गया कि बहुत सारे नोबल्स आ गए, लेकिन जागीर बहुत कम बची थी, तो किसको क्या दिया जाएगा? तो इससे क्या हुआ कि जो राजा का जो फेवरेट होगा उसको पहले मिल जाएगा। तो इससे कोर्ट फैक्शनलिज्म स्टार्ट हो गया। हर कोई चाहता था कि वो राजा का फेवरेट हो बन जाए। चापलूसी गिरी स्टार्ट हो गई। ठीक है। और जो कोर्ट है वो ग्रुप्स में बट गया। ठीक है ना। तुर्रानी, फिर दुर्रानी, फिर ईरानी और हिंदुस्तानी, ये 4 फैक्शंस में बट गए। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट अभी आते हैं अदर क्या फैक्टर्स थे। सो अदर फैक्टर्स लीडिंग टू मुगल डिक्लाइन, ये हो गया हमारा सेकंड हेडिंग। ठीक है। मेन हेडिंग को ऐसे कर दीजिए ताकि एग्जामिनर देखते ही समझ जाए, ताकि एग्जामिनर देखते ही, जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने किया था। ओके, तो एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि हाँ इसने 2 जो पार्ट्स है क्वेश्चन का उसका आंसर दिया है। ठीक है। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? वीक सक्सेसर्स एंड कांस्टेंट
वॉर ऑफ सक्सेशन आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। ठीक है, nobles and regional governors took advantage of this instability to assert their autonomy। ठीक है, led to the physical breaking of the empire। तो एम्पायर क्या हुआ, ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। बंगाल, अवध, ठीक है ना, यहाँ पर हैदराबाद, कर्नाटक, ठीक है, तो सब चीज़ अलग होना स्टार्ट हो गया। ओके, सो फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ द एम्पायर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, degeneration of the Mughal nobility। ऐसा हेडिंग हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में ना आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे। मेरे पास तो बनाया बनाया नोट्स है तो मैं वहाँ से ले रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये आपको याद नहीं आएगा एग्ज़ाम प्रेशर में। ठीक है, हाँ, अगर नोट्स है और बना रखे हैं आप लोग तो ठीक है, आप वो लिख लीजिएगा, लेकिन मैं अलग कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन द स्पॉट कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हेडिंग नहीं भी बनाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ में आपको ऐसा हेडिंग लिखना है, अगर आप लिख पाए तो अच्छा है, नहीं लिख पाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। सो मुगल नोबिलिटी बिकेम करप्ट। Corrupt, inefficient, indulging in personal, okay, indulging in कह सकते हैं कि ठीक है, indulging in personal pleasures, okay, and completely neglecting governance। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्शनलिज्म हम लोग लिख चुके हैं पहले ही। ओके, सो फैक्शनलिज्म increased after Aurangzeb's death, which weakened the central authority। ठीक है, ओके। फिर तो डिक्लाइन ऑफ मुगल आर्मी भी स्टार्ट हो गया था। डिक्लाइन ऑफ मुगल आर्मी as it became undisciplined, undisciplined and disloyal, leading to frequent betrayals and treachery। ठीक है, ठीक है। सो डिक्लाइन ऑफ द मुगल आर्मी, ओके, इट बिकम अनडिसिप्लिन, डिसलॉयल, लीडिंग टू फ्रिक्वेंट बिट्रेयल्स एंड ट्रेचरी। इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि ये भी जागीरदारी से ही रिलेटेड है या मनसबदारी से ही रिलेटेड है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मान लीजिए कि एक नोबल है, मान लीजिए एक नोबल है। अब मुग़ल में क्या होता था कि इस नोबल का जो भी रैंक है,
उसको कहा जाता था मनसबदार, ठीक है। और उसके हिसाब से इसको एक नंबर ऑफ ट्रूप्स, मान लीजिए कि ये 5,000 ट्रूप अपने पास रखेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रूप्स है, ये 5,000 ट्रूप्स है, ये एम्परर को लॉयल नहीं था, ये इसकी जो लॉयल्टी है वो इस नोबल के लिए है, ठीक है। इसकी जो लॉयल्टी है वो इस नोबल के लिए है, इस कमांडर के लिए है। तो अगर ये ही डिसलॉयल हो जाए तो ये इस ट्रूप का कोई फ़ायदा नहीं है एम्परर को, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि फ्रिक्वेंटली बिट्रेयल्स वगैरह ये सब स्टार्ट हो, क्योंकि आप देख ही रहे थे ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब आप देख पा रहे थे कि जो नोबल्स है उनमें बहुत ज़्यादा फैक्शनलिज्म है, नोबल्स राजा को मरवा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रहा था तभी, तो ये हुआ, ठीक है, ओके। एज इट बिकम अनडिसिप्लिन्ड एंड डिसलॉयल लीडिंग टू फ्रिक्वेंट बिट्रेयल्स एंड ट्रेचरी, ओके। नेक्स्ट, एग्रेरियन क्राइसिस, ये इकोनॉमिक कॉजेस में है, इकोनॉमिक कॉजेस में एग्रेरियन क्राइसिस, ठीक है। एग्रेरियन क्राइसिस कैसे स्टार्ट हो गया? औरंगजेब ने सोचा कि मैं कैसे रेवेन्यू इंक्रीज करूँगा, तो टैक्स को इंक्रीज कर देता हूँ, टैक्स को इंक्रीज कर देता हूँ तो रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पेजेंट्स जो थे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं थे मुगल एम्पायर में, ठीक है। तो पेजेंट्स रिवॉल्ट कर दिए, ठीक है। सिर्फ औरंगज़ेब के टाइम पे नहीं, औरंगज़ेब तो खैर बहुत पावरफुल है, उसके टाइम में छोटा मोटा हुआ, लेकिन अगर आप बाद में देखेंगे, जब हम लोग ने पढ़ा था इजारेदार सिस्टम, जो कि एक तरीके का ज़मींदारी सिस्टम था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ पेजेंट्स का, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स वगैरह ये सब देखने को मिला। तो मुगल एम्पायर में ये भी एक प्रॉब्लम हो गया था। सो हाई टैक्सेशन एंड रेवेन्यू डिमांड्स often led to peasant revolts, ठीक है, हो गया। और क्या कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस का? इकोनॉमिक क्राइसिस में आप जागीरदारी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जागीरदारी एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में भी आप लिख सकते हैं, अलग से यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अगर आप नहीं लिखेंगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है। लेकिन ये जागीरदारी क्राइसिस के वजह से, अगर मान लीजिए कि कल को क्वेश्चन सिर्फ जागीरदारी क्राइसिस में आ जाए, तो इसी के साथ लिंक करके सारे क्राइसिस हैं, ठीक है। इसका पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या हुआ, इसका पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या हुआ, इसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुआ, मिलिट्री प्रॉब्लम क्या हुआ, और मुगल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या हुआ। देखिए इतना सारा कुछ निकल गया। एक और क्वेश्चन बन गया हमारा, ये मान लीजिए क्वेश्चन 5 है, 5 या 6 कुछ ऐसा। पॉलिटिकल में क्या प्रॉब्लम हो गया, फैक्शनलिज्म इंक्रीज कर गया, है ना, फैक्शनलिज्म इंक्रीज कर गया, नोबल्स बिकेम डिसलॉयल एंड ट्रेचरस टुवर्ड्स द एम्परर, है ना। मिलिट्री में क्या हुआ, मिलिट्री अनडिसिप्लिन्ड हो गई या इनडिसिप्लिन्ड, एंड inefficient as the nobles commanding the troops became disloyal, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या हो गया, अभी हम लोगों ने कहा कि ये सारे प्रॉब्लम्स थे, तो वो अब मुगल एम्परर्स ने स्पेशली औरंगजेब के टाइम में ये कोशिश किया गया कि क्यों ना कैश सैलरी दिया जाए। तो कैश सैलरी के लिए पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे दिया मिलेगा,
रेवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए हाई टैक्सेशन डिमांड्स, इससे क्या स्टार्ट हो गया, पेजेंट रिवॉल्ट, ठीक है, मिलिट्री भी हो गया। मुगल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में क्या हो गया, अब देखिए नॉबल्स वगैरह सब डिसलॉयल हो गया, इनएफिशिएंट हो गया, सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल वीकेंड, ठीक है, इवेंचुअली लीडिंग टू फिजिकल breaking of the empire into autonomous regions or provinces, autonomous states, ठीक है, autonomous states, ठीक है। तो देखिए जागीरदारी क्राइसिस में अगर कल का क्वेश्चन आया तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आंसर है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ जागीरदारी क्राइसिस में। ओके, तो जागीरदारी क्राइसिस यहाँ पर अगर आपको लिखना तो वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने पहले लिख लिया। पहले क्या लिखा था, लेड टू डिसकंटेंट अमंग नॉवेल्स एंड वीकेनिंग ऑफ, ये सही है, ठीक है, ओके। या आप इकोनॉमिक में भी लिख सकते हैं, एक अलग से पॉइंट बना के लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अलग से पॉइंट बना लिया क्योंकि जागीरदारी क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोगों ने अलग से पॉइंट बना के लिख लिया उसको। सो ये हो गया एग्रेरियन क्राइसिस। फिर और क्या था, अच्छा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये जागीरदारी क्राइसिस के लिए नहीं है, ये है यूरोपियन कंपटीशन। led to the decline in trade and commerce and disruption of trade routes, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोर्तुगीज़ के टाइम में भी ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे, फिर वो कंटिन्यू किया ब्रिटिशर्स ने भी, ठीक है, फ्रेंच ने भी, तो सब मिलिट्रीली पूरा अरबिक सी को, अरेबियन सी को पूरा कंट्रोल कर रहे थे। इंडियन ओशन वगैरह तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था मुगल्स को बाई सी अगर कोई ट्रेड करना था, जो अरब से या अफ्रीका, ठीक है, ओके। लैंड रूट अवेलेबल था लेकिन जो सी रूट्स हैं वो नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट कारण क्या था, फॉरेन इन्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, repeated invasions in the mid ये छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। Okay, Nadir Shah's and Ahmad Shah Abdali's repeated invasions severely weakened the empire, exposing its military weakness. एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, थर्ड बैटल of Panipat proved that the Mughal Empire has lost its military supremacy completely to the Marathas. देखिए औरंगज़ेब के टाइम में या थोड़े बाद में भी जो मेन जो पावर था वो था मुग़ल आर्मी का। इंडिया में जो मेन पावर था वो मुग़ल आर्मी ही था। मराठा आर्मी छोटी थी, अगर आप स्ट्रेंथ में देखेंगे तो छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुग़ल आर्मी वीक होता गया और मराठा आर्मी बहुत पावरफुल हो गया। मराठास ने एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया जो कि लगभग अटॉक
से कटक। ये कहा जाता था कि मराठास का जो साम्राज्य है वो अटक से कटक तक है, तो एक बड़ा एक एम्पायर वो क्रिएट कर पाए थे, ठीक है, मराठास। तो उनका जो मिलिट्री है वो ज़्यादा पावरफुल साबित होना स्टार्ट हो गया दैन द मुगल्स, ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, आशा करता हूँ। तो ये पॉइंट्स है, इसमें भी थोड़ा बहुत आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्ड लिमिट एक्सीड हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट्स लिख दिया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप छोटा बड़ा कर लीजिएगा। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया था, इसलिए इतना तो हम नहीं लिखें, जैसे कि ये एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ठीक है। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आया तो नहीं लिखना, अगर सिर्फ क्वेश्चन आया कि कॉजेज़ पे, तब जाके हम लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद एक और पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, वो है, हम लोगों ने मिलिट्री रीजंस लिखा है क्या, फॉरेन इन्वेशन, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ मुगल आर्मी, ठीक है। तो मुगल आर्मी में ही एक मिलिट्री कॉजेज़ है ये, तो मिलिट्री कॉजेज़ में एक और चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि देखिए मुगलों ने कभी आर्मी के मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो नो फ्रेश टेक्नोलॉजिकल input in the Mughal army. Okay? No fresh technological input in the Mughal army. No step towards army modernization. ठीक है, आर्मी मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न नेवी बिल्डिंग, मॉडर्न नेवल फोर्सेस या नेवी, ठीक है, इन सब पे भी कोई ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, ओके। Thus, when faced with superior opponents like the Britishers, the Mughal army proved to be inferior. और यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बैटल ऑफ बक्सर में, जहाँ पर कि ब्रिटिशर्स डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, अवध रूलर शुजा उद दौला एंड मीर कासिम। ये सब नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लिखेंगे, बैटल ऑफ बक्सर डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ इंडिजिनस पावर, ठीक है, कंबाइंड आर्मीज के बाद ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुगल, अवध एंड बंगाल, ठीक है, इन सबको हटा दिया, ठीक है, ये आंसर। हाँ, अगर सिर्फ आपको कॉजेस लिखने के लिए कह दिया जाए तो इसके बाद आप कंक्लूजन लिख लेंगे, ठीक है। कंक्लूजन में आपको दोनों चीज़ें लिखनी है कि जैसे कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन वाज अ रिजल्ट ऑफ बोथ औरंगजेब्स पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस, मिलिट्री वीकनेस एंड एक्सटर्नल इन्वेशंस, ठीक है, ओके। ये हो जाने के बाद जो सिर्फ क्वेश्चन ये था, एक दूसरा क्वेश्चन था ना, सिर्फ कॉजेस लिखने के लिए कहा गया था, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डाउनफॉल, ठीक है, ओके, फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन। तो जब ये कहा गया है कि कॉजेज और फैक्टर्स बस यही लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कॉजेज को हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉजेस
ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेस में क्या लिख देंगे, वीक एंड इनएफिशिएंट सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब, ठीक है। नो क्लियर लाइन ऑफ सक्सेसर इन द मुगल रॉयल फैमिली या डायनेस्टी, लीडिंग टू कॉन्स्टेंट वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ है वो भी आ जाएगी। औरंगज़ेब की पॉलिसी यहाँ पर नहीं, सोशियो रिलीजियस कॉजेस में आ जाएगी। सोशियो रिलीजियस कॉजेस में औरंगज़ेब की पॉलिसी, ठीक है। औरंगज़ेब पॉलिसीज़ जैसे कि जो सोशियो रिलीजियस ना, तो रिलीजियस जो इंटॉलरेंस है, रिलीजियस इंटॉलरेंस, डिस्ट्रक्शन, फिर जजिया, ठीक है, ये सब चीज़ें। मिलिट्री कॉजेस में आप लिख पाएंगे। इकोनॉमिक कॉजेस में जागीरदारी क्राइसिस, एग्रेरियन क्राइसिस, ठीक है। और जो ये हुआ था जागीरदारी क्राइसिस, एग्रेरियन क्राइसिस, और हाँ कंपटीशन फ्रॉम यूरोपियन कंपनीज, ठीक है। कंपटीशन फ्रॉम यूरोपियन कंपनीज, ओके, ठीक है। ये हो गया। मिलिट्री कॉजेस में क्या लिखेंगे, एक तो है कि कोई टेक्नोलॉजी और वो सब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो था ही, उसके अलावा और क्या था, इनएफिशिएंट हो गया था, डिसलॉयल हो गया था, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम इनएफिशिएंट हो गया था बिकॉज ऑफ जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है। तो वो हम लोगों ने लिख लिया, ओके। अच्छा, पॉलिटिकल रीजन में, हाँ पॉलिटिकल रीजन में एक और होगा, बिटर फैक्शनलिज्म डेवलप कर गया था, बिटर फैक्शनलिज्म डेवलप कर गया था, ओके ओके। फिर पर्सनल एम्बिशंस ऑफ रीजनल, अच्छा इससे क्या हो गया, वीकेंड सेंट्रल ऑथोरिटी एंड इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, पर्सनल एम्बिशन जो है ऑफ रीजनल गवर्नर्स ये इंक्रीज कर गया, और इन लोगों ने ऑटोनॉमी डिक्लेयर्ड, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेस में एक और कॉज भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वो औरंगज़ेब की पॉलिसी है, औरंगज़ेब पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, ठीक है, एक्सपेंशनिज्म एंड कांस्टेंट वॉरफेयर लेड टू ह्यूज प्रेशर ऑन मुगल ट्रेजरी एंड मिलिट्री रिसोर्सेस, या ट्रेजरी या फिजिकल एंड मिलिट्री रिसोर्सेज भी कह सकते हैं इसको, फिजिकल या फाइनेंशियल एंड मिलिट्री रिसोर्सेज, बस ऐसे करके लिखना है, ओके, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर पॉइंट होगा, वो है फॉरेन इन्वेशंस का, फॉरेन इन्वेशंस, ठीक है, यहाँ पर वो पॉइंट लिख देंगे। तो ये सब, तो कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 हेडिंग कॉजेस का, और फिर इतने सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा लिख पाए तो आपको ज़रूर 15 में 7 या 8 मिल जाएगा, ठीक है। बस वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, और स्पीड का, ये जो भी लिखा गया है ये आपको, मान लीजिए 15 मिनट का है तो 8 मिनट में 15 मार्क्स का है, तो 8 मिनट में आपको लिखना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिनट, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, नहीं तो पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज यहीं तक रहते हैं। एक क्वेश्चन बाकी रह गया बैटल ऑफ बक्सर वाला, वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, आप लोग लिखिए, फिर हाँ मैं कल वो डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। वो क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद
उसके बाद हम लोग अवध अवध नहीं, कर्नाटिक से स्टार्ट करेंगे, कर्नाटिक। ठीक है, तो हम लोग अभी सक्सेसर स्टेट्स पढ़ेंगे, तो उसमें कर्नाटिक हो जाएगा, हैदराबाद इसी में आ जाएगा, कर्नाटिक और हैदराबाद, और उसके बाद बंगाल, फिर अवध, और फिर हम लोग ऑटोनॉम ये डबल स्टेट्स करेंगे। ठीक है, ओके। सो आज रहने देते हैं यहाँ तक। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आंसर राइटिंग का थोड़ा बहुत आज हम लोगों ने मज़ा लिया है। ठीक है, आगे और भी करते रहेंगे, तो देखते रहिए, फॉलो करते रहिए इस क्लास को, और आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, और अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, बहुत डिटेल्स में कंप्लीट होगा। आप देख ही रहे कितने डिटेल्स में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बस साथ रहिए, फॉलो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।